नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आप सभी के साथ राखी और लेके आ चुकी हूं आज एक नया और एक ख़ास मुद्दा जिस पे आज हमें बातचीत करनी है। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी जो है संवेदनशील भी है, लेकिन बात करने योग्य भी। कई बार लोग डर की वजह से या फिर कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए इस वजह से इस टॉपिक पे बात करने से, या कभी उनके घर में कुछ ऐसा होता है तो चुप रहते हैं डर की वजह से। लेकिन अब डरना नहीं है, इस विषय पे खुल के बात करनी है और खुल के सामने आना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाल शोषण की, जिसके बारे में हम आए दिन कुछ ना कुछ नया सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी बात करने में डरते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। पहले मैं उनका परिचय आप सभी से कराना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़ रही हैं एडवोकेट नम्रता मिश्रा जी, जो कि पॉक्सो लॉयर हैं और 20 सालों का एक्सपीरियंस है और पूरे भारतवर्ष में पॉक्सो की ट्रेनिंग दे रही हैं। तो नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच राखी कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी, और हमारी दूसरी खास मेहमान है आज की भावना गौतम जी, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है, साथ ही रिलेशनशिप कोच है। तो भावना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। तो नम्रता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, सरल शब्दों में लोग कैसे समझे कि आखिर बाल शोषण है क्या? देखिए, सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि बालक होता कौन है। कानून की नज़रों में हर वह बच्चा बच्ची जो कि 18 साल से कम उम्र का है वह बालक कहलाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति, ये देखिए शोषण कौन करता है, पावर डायनेमिक्स हमेशा होती है। कोई पावरफुल पर्सन व्यक्ति और कोई व्यक्ति जो बच्चों से बड़ा है एज में, अगर वह उनको असहज करता है, उनको दर्द पहुंचाता है या वो असुरक्षित महसूस करते हैं और यह करने के बाद उनको डराता है, धमकाता है कि कुछ किसी को बताना नहीं तो तुम्हारे साथ वरना देख लेना क्या होगा, तो ये सब जो अगर कोई कर रहा है उससे बच्चों का शोषण माना जाता है। और ये जो शोषण है ये कई तरह का होता है। ये शारीरिक शोषण होता है, कोई पिटाई कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, नोच रहा है, धक्का दे रहा है, ये सब शोषण है। और दूसरा मौखिक रूप से हो सकता है। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि हम आज हम बात भी करेंगे, जिसके बहुत सारे केसेस हमें मिल रहे हैं और जो बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, वो है कि लैंगिक उत्पीड़न जो बच्चों का होता है, जब बच्चों का यौन उत्पीड़न होता है। तो ये भी अगर के कोई पर्सन एक बच्चे का, एक कोई भी व्यक्ति एक बच्चे को या तो कुछ गलत दिखा रहा है, अश्लील दिखा रहा है, या गलत उसके साथ हरकत कर रहा है जो कि उस बच्चे की एज के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो वह बच्चा असुरक्षित महसूस कर रहा है, डर रहा है, सहम रहा है, दर्द हो रहा है उसको, तो वो सब बाल यौन शोषण की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल अमृता जी, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर पेरेंट्स को समझना हो अपने बच्चे को देखते, वैसे तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बखूबी समझता है, डेली की उसकी एक्टिविटी भी देख रहा है, लेकिन कई बार नहीं समझ पाते या बच्चे उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में कौन से हम वो सिम्टम्स बच्चे में नोटिस कर सकते हैं जिससे हम समझे कि बच्चे के साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है? देखिए, जो शारीरिक लक्षण है, अगर हमें पता चले कि बच्चे को किसी ने मारा पीटा है या उसे चोट लगी है, वो तो दिख जाता है, ठीक है। अगर किसी ने मौखिक रूप से बोला है, वो भी अगर बच्चा कंप्लेन करेगा, हमने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करा हुआ है कि बच्चा हमें आके सब बताए क्या हो रहा है, और माँ बाप एक्चुअली जो है कोशिश कर रहे हैं बच्चे से जानने की कि बेटा स्कूल में क्या हुआ, या कॉलेज में क्या हुआ, या आपकी कोचिंग में क्या हुआ, खेल कूद में क्या हुआ, वो सब तो सही है, बच्चा बताएगा। अब ये जो यौन शोषण होता है, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकते हैं। कभी कोई पर्सन है जो किसी को देख के या जिसने उसका शोषण किया है वहाँ जाने से डर रहा है बच्चा, या फिर बच्चा वैसे खुश रहता था वो खुश नहीं है, अपनी फेवरेट चीज़ें नहीं खा रहा है, मम्मी ने कुछ बनाया नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। सो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और माँ बाप को बिल्कुल बच्चे का अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और वो साइंस जो है अब्यूज़ के कि बच्चे के पढ़ाई में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर बच्चा डर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है, रात में उसको सपने आ रहे हैं,
क्योंकि उसको ऑब्वियसली किसी ने शोषण किया तो धमकाया हुआ है, या बच्चा रो रहा है, या बच्चे को यूरिन के माध्यम में ब्लीडिंग हो रही है, या बच्चे को बहुत जल्दी, लड़का लड़की कोई भी छोटे बच्चे अगर उनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो माँ बाप को जो है अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी। भावना जी, मुझे लगता है कि ऐसे में ना पेरेंट्स को एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल जो है, एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चा बिना डरे, बिना कुछ सोचे हर एक बात अपने पेरेंट्स से कह सके। तो आपको क्या लगता है कि वो माहौल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि यूजुअली मैंने जो नोटिस किया, जब बच्चा कोई गलती करता है वो आके माँ बाप को बताता है तो हम सबसे पहले उसे डांटते हैं। बिल्कुल। हमारा रिएक्शन ऐसा होता है कि बच्चा डर जाता है, और बच्चे में ही नहीं, हम सबके अंदर एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे सपोज 2 साल का बच्चा है, उसने कोई पानी गिरा दिया या कुछ भी गिरा दिया, माँ ने देखा, माँ ने उससे पूछा कि ये तुमने क्यों किया। अब उस बच्चे को नहीं मालूम है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस मोमेंट पे उसको अपने आप को सेव करना है ताकि ब्लेम मेरे पे ना आए, तो वो झूठ बोल देता है कि नहीं मैंने नहीं किया। अब उस बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं है, और इतनी उसमें अकल नहीं है कि वो कुछ कॉन्स्पिरेसी करे कि ये सही है और ये गलत है। जी जी जी। तो माँ बाप को बच्चा अगर कोई गलती भी कर रहा है तो उस मोमेंट पे उसे डांटना नहीं है, उसे वैलिडेशन देना है कि ठीक है कुछ भी हो गया है, वी कैन हैंडल इट। बाद में आप उसको समझदारी से बैठ के शांति से करेक्ट करिए कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये नहीं होता। तो बच्चे के अंदर एक वो विश्वास होना चाहिए कि मैं कोई भी गलती करता हूँ या मेरे संग अगर कोई गलत कर रहा है और मैं आके माँ बाप को बता रहा हूँ तो मेरे माँ बाप मुझे जज नहीं करेंगे, मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। तो वो डर अगर खत्म हो जाएगा और बच्चे के अंदर वो भरोसा होगा कि मेरे माँ बाप किसी भी हाल में मेरी बात सुनेंगे, तो वो अपनी हर बात आके अपने माँ बाप को बता पाएगा। बिल्कुल, मतलब हमें ये किस तरीके का माहौल हमें बनाना है, बच्चों को डर नहीं दिखाना है, बल्कि उसको डराना नहीं और खुद भी नहीं डरना है। मतलब इमीडिएटली रिएक्शंस नहीं देने, थोड़ा सोच समझ के फिर रिएक्ट करना है चीजों को। अगर डर भी रहे तो बच्चे के सामने अपना डर जाहिर करें। बिल्कुल। नम्रता जी, जैसे आपका तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपने भी तो देखे होंगे, इतने सारे केस भी आप हैंडल करती हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बच्चों को जो खतरा है वो घर में अपने लोगों से या बाहर के लोगों से है? ऐसा बच्चों को हम सिखाते हैं कि भाई स्ट्रेंजर डेंजर और जो बाहर वाले लोग हैं उनसे बच के रहो, लेकिन मतलब आयरॉनिकली जो आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वो कुछ और कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो बच्चों को सबसे ज्यादा डर और खतरा आज की तारीख में है, 94% ये देखा गया है केसेस में, वो घर के अंदर ही है। तो घर के अंदर वो कौन लोग हो सकते हैं? हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे परिचित हो सकते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को सुरक्षित स्पर्श क्या होता है, असुरक्षित स्पर्श क्या होता है, कंफ्यूज स्पर्श क्या होता है, सीक्रेट स्पर्श क्या होता है, ये सब हम बच्चों को रेगुलरली एज अप्रोप्रिएटली बताते रहें, सिखाते रहें। जी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। भावना जी, कई बार हम ये भी देखते हैं कि बच्चे के साथ में कुछ गलत हो रहा है, फिर भी वो बच्चे घर पे आके पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, तो उसके पीछे के क्या रीज़न्स हो सकते हैं? देखिए, रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 मेन रीज़न बताऊंगी। जैसा कि अभी नम्रता ने बताया कि डेंजर बाहर नहीं है, घर में भी है। अब घर में सपोज आपके कोई फ्रेंड है, आपके घर आ रहे हैं, आप उनके संग बातें कर रहे हैं, आपके बच्चे ने देखा हुआ कि आपके परिचित हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, तभी आप उनको अपने घर में अलाउ कर रहे हैं, तो बच्चे की नज़रों में वो एक रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं। तो इन केस अगर वो पर्सन आपके बच्चे के संग कुछ गलत करता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो मेरे अंकल हैं, आंटी हैं, ये मेरे संग ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत नहीं हो सकता, और अगर मैं ये जाके मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी तो गुस्सा करेगी। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर आपके कोई गेस्ट हैं, उनके आने से आपके बच्चे के बिहेवियर में चेंज आपको दिख रहा है, जैसा कि अभी नम्रता ने बताया था, बच्चों के जो डेली रूटीन वाले बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं उनमें चेंज आ जाता है, वो नोटिस करना पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा आपको आके बता रहा है
तो आपको उसकी बात को डिसमिस नहीं करना है, नहीं करना, बिल्कुल। उसको ये नहीं कहना कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो। आपको उसकी बात को वैलिडेट करना है, उसको ये भरोसा दिलाना है कि आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। और अगर आपने उसको डिसमिस कर दिया तो वो बच्चा आगे से बताएगा नहीं। बिल्कुल। तो इस तरह के पैटर्न्स बच्चे को घर में बात बताने से रोक देते हैं। उसको ये लगता है कि गलती भले ही किसी और की है लेकिन ब्लेम मेरे पे आ जाएगा, मुझे डांट पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब वही है, घूम फिर के बात वही आती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे भरोसा दिखाना है। अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को थोड़ा सीरियस होकर सुनना भी है, समझना भी है। और जो आपने जो एग्जाम्पल जो बहुत सटीक दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमारे फैमिली में इनका आना जाना है, हम इनके बारे में कैसे और घर के और लोग भी हो सकते हैं, जैसे ट्यूटर भी हो सकता है, कोई ट्रेनर भी हो सकता है, या आपके घर का होम स्टाफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बच्चे को तो ये पता है कि ये भरोसे वाले हैं। आप जैसे अगर जॉब कर रहे हैं, बच्चे को पीछे उनके संग छोड़ के जा रहे हैं, तो यूजुअली हम लोग बच्चों को यही बोल के जाते हैं कि हम जा रहे हैं तो पीछे आपको आंटी की बात माननी है, उनको तंग नहीं करना है। तो बच्चे की नज़र में तो ये रहेगा आंटी जो भी कहेगी मुझे मानना है, उसे नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। और इस चीज़ के लिए अगेन हमारे पास अब थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट भी है, सीसीटीवी एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी हमें रखनी चाहिए। जी, तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन नोटिस करना हमने अभी शुरू किया पिछले कुछ सालों में। वेरी ट्रू, जब से वो कानून आया है। हाँ जी, तब से, क्योंकि वैसे तो मैं ऑन माइक हूँ और मैं अगर अपना भी एक एग्जांपल बताऊँ, जो आपने बताया तो मैं अपने आप को उस चीज़ से कनेक्ट कर रही थी कि हमारी फैमिली में भी एक अंकल आया करते थे घर पे। कभी मम्मी है घर पे, कभी मम्मी घर पे नहीं है, तो उनके एब्सेंस में भी आते थे। और कई बार उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश करी कि स्कूल के बाद मेरे साथ चलना तो मैं आइसक्रीम खिला के लाऊंगा या हम पिक्चर देखने चलेंगे। तो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि ये मुझसे इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, मैं कौन हूँ। एक होता है कि आप फैमिली के साथ लेके जा रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है। तो मुझे शायद उस वक्त वो सेंस था या मैं शायद समझ पाई। तो उस वक्त जब वो घर आते थे तो मेरे अंदर वो एक डर बन जाता था कि घर आए मुझसे कुछ कहेंगे, कहीं मेरे साथ कुछ करे ना। तो हमेशा मैं अपने छोटे भाई को अपने साथ फिर मैं रखती थी। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके अपनी मम्मी को बताई ये बात। हालांकि टचवुड उस वक्त उन्होंने वो बात समझी, क्योंकि आज से अगर मैं 10-15 साल पहले पीछे चली जाऊँ तो उस वक्त शायद पेरेंट्स भी इस चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, अवेयर नहीं थे। लेकिन मम्मी ने वो बात समझी और उनको फिर सामने से मना ही कर दिया कि घर आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ जी, तो नम्रता जी, अब बात आती है कानून की कि जब अगर कुछ ऐसा किसी के साथ होता है तो ऐसे में कानूनी तौर पे हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? कि सबसे पहला कदम कानूनी, उससे भी पहले सबसे पहले अगर कोई बच्चा आके आपको डिस्क्लोज कर रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, या आपने खुद जो है आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे के साथ शायद कुछ ऊंच नीच या कुछ गलत चीज़ हो गई है, सबसे पहले तो उसको सेफ स्पेस पे ले जाइए, उसको कूल डाउन करिए, काम करिए। आपको खुद भी काम रहना है, जैसे भावना जी ने बताया। अब पहला कानूनी जो स्टेप आपको लेना चाहिए, जो कि हमारा पॉक्सो अधिनियम है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों के साथ अगर यौन शोषण होता है तो उसके सुरक्षा के लिए ये अधिनियम बना है और 2009 में आया है, तो 2012 में आया है। तो इसमें यही है कि आपको सबसे पहले रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट के लिए जब आप डरेंगे और आप ये सोचेंगे कि भाई समाज क्या कहेगा, हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा, हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो ये कानून इतने अच्छे तरीके से चाइल्ड फ्रेंडली वे में बना है कि आप इसकी रिपोर्ट अगर पुलिस में नहीं करना चाहते हैं तो आप एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, आप वहाँ फ़ोन करिए। वहाँ पे आपको वॉलंटियर आके आपको सारा लीगल समझाएगा और आपको संबंधित थाने में ले जाके FIR लिखवाएगा। आज की तारीख में हम जैसे मेरे जैसे ट्रेनर्स हैं, हम जाके पुलिस को भी संवेदनशीलता की पॉक्सो के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। तो कोई भी पुलिस अधिकारी जहाँ पे भी आप जाएंगे FIR कराने बच्चे के, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो मना नहीं करेगा और वो FIR रजिस्टर करेगा, वो सहयोग करेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फ्रेंडली वे आपने बताया कि अगर किसी के साथ होता है तो किस वे में वो जा चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए। और अगर आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, घर में आपके अलावा कोई नहीं, आप बच्चे को छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं, तो 112 को फ़ोन कर दीजिए, घर में बुला लीजिए, घर में आके वो सुन के जाएंगे। बिल्कुल। अब बात आती है भावना जी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने अपने पेरेंट्स को कोई बात बताई, पेरेंट्स ने गुस्से में रिएक्शंस दिए, तो ऐसे में बच्चे की मेंटल हेल्थ पे कितना असर ऐसे में पड़ेगा? देखिए, ये तो रही बात चाइल्ड अब्यूज़ की, लेकिन इसके अलावा भी अगर बच्चा आपसे कभी भी
कोई गलती आके बता रहा है तो उस मोमेंट पे उसको करेक्ट मत करिए। कोई कहावत है ना कि जब कोई डूब रहा हो उस वक्त आप उसे तैरना नहीं सिखा सकते। बिल्कुल। उस वक्त तो आपको उसे बचाना है, बाद में आप उसे सिखाइए कि आगे से कैसे उस सिचुएशन में नहीं जाना है। तो बच्चे की किसी भी गलती पे उसको उस वक्त मत डांटिए। और यूजुअली पेरेंट्स की, स्पेशली फीमेल्स की, क्योंकि मेरे तो ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं जी। एक आदत बन जाती है कि हम ये सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे को हर्ट नहीं होने देना है, उसको कोई गलती नहीं करने देना है, तो हम पूरे दिन बच्चों को टोकते रहते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो वो टोका टाकी हमें थोड़ी सी कम करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप हर चीज़ पे टोकेंगे तो वो बच्चे के लिए एक आदत बन जाती है, फिर वो उस पर ध्यान नहीं देता है। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी प्रायोरिटी बेसिस पे कि अगर आपका बच्चा दिन भर में 10 गलती कर रहा है तो आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सी वो 2 गलती ऐसी हैं जो मुझे अभी करेक्ट करने की जरूरत है और बाकी की 8 गलतियां इग्नोर कर दीजिए। अगर आप 10 की 10 करेक्ट करने में लग जाएंगे तो एक भी करेक्ट नहीं होगी, बच्चा ध्यान ही नहीं देगा। तो इसलिए पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है। उसके बाद बच्चे को प्यार से बिठा के सबसे पहले तो उसकी गलती जो उसने करी है या उसके संग किसी ने गलत किया है वो बात सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए। कई बार हम बात सुनते हैं लेकिन हमें बात अगर 2 मिनट बाद वापस पूछे तो याद नहीं रहती है। जब आपका बच्चा आपको बता रहा है तो आपको वो बात वापस रिपीट करनी है, उससे उसी बात के बारे में क्वेश्चन पूछने की, अच्छा ये हुआ तो इसके बाद क्या हुआ। वो अगर बोले कि मुझे किसी ने ये कहा तो उससे ये पूछो कि तुमने क्या कहा। कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको करेक्शन से ज्यादा कनेक्शन पे ध्यान देना है ताकि बच्चे को ये लगे कि मेरी बात ध्यान से सुनी जा रही है। बच्चा आपको अगर कोई बात बता रहा है तो आप उसको उस सेफ जोन में रखिए ताकि बच्चे को ये लगे कि मैंने कोई गलती नहीं कर दी बता के। उस पर ब्लेम मत करिए क्योंकि बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। अगर आप बच्चे को हमेशा गलतियां करने से रोकते रहेंगे, आप ये सोचेंगे कि बच्चे को गलती करने ही नहीं देना है, तो वो कभी कुछ सीख नहीं पाएगा। फिर तो वो जिंदगी भर आपकी उंगली पकड़ के ही चलता रहेगा, कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा। तो गलती उसे करने दीजिए, लेकिन उसे इतना जरूर समझाइए कि कौन सी गलती ऐसी है जो करेक्ट करने लायक है और कौन सी गलती ऐसी है जिसका करेक्शन नहीं हो सकता है। उसकी इंटेंसिटी कितनी है ये जरूर अपने बच्चे को सिखाइए। और हर बच्चे की एज के हिसाब से, उसके डेली रूटीन के हिसाब से आपको पता होता है कि मेरा बच्चा किस चीज़ में वीक है या बच्चा कब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यूजुअली बच्चे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करते हैं, स्पेशली जैसे किसी स्कूल में जैसे अपने बैचमेट की कोई चीज़ ले आए तो हम क्या करते हैं, बच्चे की वो गलती उसकी आइडेंटिटी के संग जोड़ देते हैं। जैसे अगर बच्चा कोई चीज़ ले आया, उसने माँ को दिखाई तो माँ उसे बोलेगी तुमने ये चोरी क्यों की। उसकी नजर में वो चोरी नहीं है, चोरी एक क्राइम है। उसकी नजर में तो सिर्फ उसको वो चीज पसंद आई और वो ले आया। बिल्कुल उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसको वो चीज चाहिए थी इसलिए वो ले आया। तो उस मोमेंट पे माँ को चाहिए कि उस बच्चे को ये समझाए कि बेटा आप ये गलती से ले आए हो तो ये कल आप जाके वापस कराना, अगर आपको ये चाहिए मैं आपको दिलवा के दूंगी। तो उसको ये नहीं बोलो कि तुमने चोरी क्यों की, उस पर चोरी का लेबल मत लगाइए। हम कई बार ये स्पेसिफिक वर्ड्स आइडेंटिटी के संग जोड़ देते हैं तो वो बच्चों के संग लाइफ लॉन्ग जुड़ जाते हैं। फिर बच्चे के लिए वो चोरी का जो वो मीनिंग है ना वो खत्म हो जाएगा। तो बड़े होके वो कोई बड़ी चोरी भी करेगा तो उसको लगेगा इसका कोई मीनिंग नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मतलब परवरिश जो है हमें धीरे धीरे बचपन से ही करनी है और बहुत ध्यान से बच्चे को प्यार से उस विश्वास में लेना पड़ेगा बच्चे को। ये तो गलती हो गई। मतलब यूजुअली हम पेरेंट्स कई बार एक मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर देते हैं कि बच्चों के जो फ्लॉज होते हैं उनको भी उसकी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में मतलब लड़का लड़की पैदा होते हैं तो शायद शादी करने के लिए पैदा होते हैं। लड़का अगर कमा नहीं पा रहा है तो उसको बोलेंगे तुम्हारी शादी नहीं होगी, तो वो उसको बचपन से ही ताने मारे जाते हैं, अगर तुम कमाओगे नहीं तुम्हारी शादी नहीं होगी। लड़की अगर मोटी है या हाइट कम है उसकी या उसका रंग सांवला है तो उसको ताने मारे जाते हैं तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो वो बेचारी बच्चा जो है वो एक गिल्ट में चला जाता है, वो अपने आप ही सेल्फ शेम में रहता है कि मेरे अंदर कोई कमी है तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी, उल्टा आपके बच्चे की अगर कोई वीकनेस है उसको उसकी स्ट्रेंथ बनाइए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को अपीयरेंस में कहीं वो कम है तो वो डेफिनेटली किसी और चीज में बहुत अच्छा होगा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना उस पे फोकस करिए। बिल्कुल
पेरेंट्स को अपना नजरिया चेंज करना है, हाँ, बच्चों को वही। रेज करने और का। दोनों बच्चों को कभी कंपेयर मत करिए। पेरेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि तुम उसको देखो, अपने फ्रेंड को देखो, अपने भाई को देखो, अपनी शर्मा बहन जी को की लड़की देखो। को देखिए। हाँ हाँ, कंपैरिजन सबसे बड़ा हाँ। वो होता है, और आजकल आज हर के टाइम पे बच्चे बच्चे में- कंपैरिजन नहीं कर नहीं सकते। हर बच्चे में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, होता और है, हर हाँ। बच्चा आपको अलग अलग तरीके से इम्प्रेस करता है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका एक बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होगा। बिल्कुल, वो हो सकता है किसी और चीज में अच्छा हो, तो उसको उसके लिए अप्रिशिएट करिए ना। बिल्कुल। ये मैंने बहुत कॉमन उसमें भी देखा है कि जनरली आजकल पेरेंट्स के अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर आप पीटीएम में भी जाएंगे स्कूल, तो टीचर से सबसे पहला सवाल ये नहीं होगा कि हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस हाँ, कैसी है, हाँ। सबसे पहले हुई कि क्लास में सबसे अच्छा कौन कर रहा है। मतलब अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे की हाँ। टेंशन है कि वो कैसा कर रहा है। मतलब आप पीटीएम में जा रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में हाँ। जाने, दूसरे के बच्चे में जान के आपको क्या करना है। लेकिन कंपैरिजन आजकल के पेरेंट्स में बहुत ज्यादा है। हमारे पेरेंट्स में भी था। वो इतना लोड डाल देते हैं ना बच्चे पे, बच्चा लेकिन वैसे ही अब टाइम बहुत परेशान हो बदल जाता के, है। जैसे अभी आपने कहा कि नज़र और नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंटिंग अब बहुत चेंज हो चुकी है। पहले का टाइम अलग था, आज का टाइम बिल्कुल अलग है। आजकल के बच्चे भी वो वैसे पेशेंस वाले नहीं है। हाँ। जितना हमने अपने पेरेंट्स की सुनी होगी ना सुनी है। गालियाँ, उतने कोई आज के नहीं बच्चे सुनता। नहीं सुन सकते। जी। तो नम्रता जी, अब आपसे जानना चाहूँगी कि आज का जो टॉपिक है बहुत संवेदनशील है, क्योंकि पेरेंट्स इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, कई बार घबराते भी, डर भी लगता है सोसाइटी का तमाम तरीके का। तो क्या ऐसे में अगर किसी के साथ कुछ होता है और वो अगर कंप्लेन करने की हिम्मत दिखाते हैं, तो क्या उनकी आइडेंटिटी को जो है वो गुप्त रखा जाता है? बहुत जो है, आपने बहुत ही एप्ट और बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आपके माध्यम से मैं हर दर्शक को आज बताना चाहूंगी कि इतना अच्छा अधिनियम है कि और इतनी ज्यादा सुविधा मिली हुई है बच्चे को जी। कि हम एनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके रिपोर्टिंग करें, तो उनको डेफिनेटली अनोनिमस रह के, गोपनीयता का प्रावधान है इसमें कि बच्चे का नाम नहीं आएगा, बच्चे की शक्ल, बच्चे के माता पिता का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं होएगा। और यहाँ पे तो कानून भी है कि समाचार पत्र और सोशल मीडिया में भी कोई भी बच्चे का नाम और उसकी जो फोटो है उसको सर्कुलेट नहीं करेंगे, और नहीं तो उनको भी जो है फाइन लगता है। तो गोपनीय रहती है। और जितने भी क्रिमिनल लॉ केसेस होते हैं, स्पेशली पॉक्सो वाले, बाल यौन शोषण वाले केसेस हैं, इसमें हमेशा बच्चा जो है उसकी तरफ राज्य बनाम जो आरोपी है, जिसने किया है कुकृत्य बच्चे के साथ, उस तरह से जो है केस लगते हैं कि राज्य बनाम मतलब उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जसवीर ऐसे करके लगते हैं। तो बच्चे का तो कहीं नाम नहीं आता। तो पेरेंट्स को हम एनकरेज करेंगे कि अगर आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है, हिम्मत करिए और आपको न्याय मिलेगा, और गोपनीयता का प्रावधान पॉक्सो में है। जी। मैम, अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसको किस तरीके की सजा दी देखिए, जाती इसमें है? जो सजा है, सजा भी बहुत खतरनाक सजा है। ये कानून एक तरह से बहुत खतरनाक है। इसमें सजाएं मौत तक का भी प्रावधान है। ओके। क्योंकि अगर 12 साल से कम उम्र के बेटे या बेटी, लड़का या लड़की के साथ अगर कोई गलत कृत्य करता है, और वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केसेस में आता है, श्रेणी में आता है, और वहाँ पे डेथ पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसमें जो मुख्य धारा में जो केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसमें तो आप यही बोलते हैं कि 14 साल का वनवास जो है, 14 साल की वो मिलेगी, कार्यवास होएगा आपका। यहाँ पे 20 साल या फिर जितने साल आप जिंदा रहेंगे उतने साल आपको जेल की सजा हो सकती है। मतलब काफी सख्त कानून बहुत है। सख्त कानून। उसके बावजूद लोग समझते नहीं है और इस तरीके की गतिविधियों में अपने आप को रखते हैं। भावना जी, लास्ट में आपसे भी ये बस कुछ शब्दों में, कम शब्दों में जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स रोज़मर्रा में किन बातों का ध्यान रखें अपने बच्चों के साथ में, ताकि वो अपने बच्चों का भरोसा बिल्ड कर सके, ताकि बच्चा बेझिझक होकर अपनी बात कह सके। देखिए, पेरेंटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक होता है कि माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एक होता है बहुत लीनिएंट है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी अप्रोच नहीं अडॉप्ट करनी है। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है। आप स्ट्रिक्ट भी हैं और आप लीनिएंट भी हैं। तो आप बच्चे को करेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसको ये भी समझा रहे हैं कि उसको अपने डिसीजन कैसे लेने हैं वाइजली। जी। बच्चे की एज के हिसाब से उसको इंडिपेंडेंट बनना सीखिए। अगर छोटा बच्चा है तो उसको अपने खिलौने, अपने कपड़े, अपना खाना चूज करने की लिबर्टी दीजिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके। और उसको ये बताइए कि उसको जब भी ज़रूरत है वो आपसे आके हेल्प मांग सकता है कि मम्मी या पापा, मुझे यहाँ पे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन उसको
कुछ चीज़ें हम लोग है ना, वही शेम वाली बात आ जाती है, हम बच्चों के सामने उन चीज़ों पे बात करने से डरते हैं। जैसे अब ये यौन शोषण है, ये नम्रता ने बोला कि नम्रता ट्रेनिंग देने जाती है, तो नम्रता स्कूल में ट्रेनिंग देंगी, नम्रता और पब्लिक प्लेसेस पे दे सकती हैं, लेकिन बच्चे का पहला वो माध्यम तो घर होना चाहिए। तो माँ बाप को बच्चे से इस बारे में बात करनी चाहिए। आप अपने शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, लेकिन बच्चों से इस बारे में बात करिए। तो बच्चे थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आएंगे, उनको ये समझ में आएगी कि हम किसी भी तरह की बात अपने माँ बाप से कर सकते हैं। तो घर का जब माहौल ऐसा होगा ना, तो बच्चा एक फ्री माइंड जोन में रहेगा, तो वो आपको हर चीज़ आके बताएगा। और बच्चे के जो रोज़ के रूटीन होते हैं उनका ध्यान रखिए। जैसे बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, उसको ये तो बोलेंगे कि मोबाइल यूज़ नहीं करना है, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में क्या करना है, आपको बात करनी है। आपको उसको आधा घंटा दीजिए, भले ही बिल्कुल बाकी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाइए, प्रॉपर उससे बात करिए, उससे पूछिए उसके स्कूल में क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं। आपका बच्चा जिनके घर में जाता है उनका लाइफस्टाइल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपके घर के स्टाफ, जैसे मान लीजिए आपने बच्चे का ट्यूशन लगाया हुआ है या आप उसको खेलने बाहर भेज रहे हैं नेबर्स के घर में, तो उससे उन लोगों के बारे में बात करिए कि आप उनके घर गए थे, वहाँ पे आपको सब लोग कैसे लगे, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किसी ने कुछ किया तो नहीं। क्योंकि बच्चा कई बार अपने आप से नहीं बताता, लेकिन जब आप पूछोगे तो वो बात निकल के आती है कई बार। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके साथ ऐसा कोई हमेशा तो होता नहीं है, किसी एक आध इंसान ने ऐसा कर दिया तो वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कश्मकश में रहते हैं कि मैं किसको बताऊं तो मम्मी मानेंगी क्या। अब जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग मिलने के बाद ही ऐसा हो सकता है ट्रेनिंग बाद में मिले, पहले ही कुछ ऐसा हो चुका हो। लेकिन अगर जब बच्चे को ट्रेनिंग दी जा रही है, सपोज नम्रता अगर किसी बच्चे को स्कूल में ट्रेनिंग दे रही है, तो हो सकता है उसको क्लिक करे कि मेरे संग ये चीज हुई थी, लेकिन वो पेरेंट्स को बताएगा कब, जब पेरेंट्स उससे पूछेंगे। और मेरे साथ तो ये भावना जी और राकेश जी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मैं स्कूल्स में ट्रेनिंग देने जा रही हूँ तो ट्रेनिंग के बाद बच्चे आ रहे हैं मेरे पास बताने कि हमारे साथ ये हुआ और फिर हमने कितने फिर पुलिस केसेस करके मतलब उनकी मदद करी है पेरेंट्स को बता के और उनको काउंसलिंग में भेजा है। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि घर में पेरेंट्स हिचकिचाए नहीं। हाँ, ये टॉपिक संवेदनशील है, लेकिन बच्चों को पता होना जरूरी है। एक आपके घर में जो लोग आ रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। हर इंसान आपके लिए एक सस्पेक्ट है, कोई भी आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, घर से बाहर निकलते ही या घर में ही। इसका एग्जांपल हम ले हाईवे मूवी में, आलिया भट्ट ने जो उसके चाइल्डहुड में हुआ उसने अपनी माँ को बताया, लेकिन उसकी माँ ने नहीं बिलीव करा, तो वो उसका ट्रॉमा उसकी जवानी तक उसके संग चल रहा था। और बाद में आपने देखा होगा उसका क्या रिएक्शन था। तो इस तरह की चीजें आपके घर में जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनको बच्चों से बहुत ज्यादा ओवर कम्युनिकेट मत करने दीजिए। कई बार वो होता है ना, बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो हम लोग बच्चों को कि नहीं अंकल को डांस करके दिखाओ, अंकल को ये कर, इस तरह की चीजें बच्चे के संग मत करिए। बच्चे को उस जोन में मत जाने दीजिए कि वो सामने वाला पर्सन कभी अकेले में उससे कुछ करने के लिए कहे और वो करे बिल्कुल। और बच्चे को नो कहना सिखाइए। मतलब नो मीन्स नो, तो बच्चों को बोलना आना चाहिए एंड इट इज ओके टू से नो। ये भी हम लोग बच्चों को कह देते हैं कि बदतमीज है, उसको सिखाइए बदतमीज होना। आज के टाइम में बदतमीज होना कहाँ जरूरी है उसे पता होना चाहिए। कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई कुछ भी गलत कर रहा है वहाँ पे, अगर आपको ब्लंटली उनको डिसरिस्पेक्ट भी करना पड़ रहा है करिए, लेकिन उसे नो बोलना सिखाइए, स्पेशली लड़कियों को। बिल्कुल, मतलब उनको पता होना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हमें नो बोलना है। मतलब कोई भी व्यक्ति हम जो है गलत हो सकता है, तो इसलिए हमको अलर्ट रहना है और बच्चों को अवेयर करना है जी इस चीज़ में। जी बिल्कुल। तो नम्रता जी, अगर किसी बच्चे के साथ में अगर कुछ हो रहा है, तो अगर बच्चा भी अगर सबसे पहले अगर किसी को बताना चाहे तो किसको बताए, या अगर पेरेंट्स को अगर कुछ करना चाहे, कुछ किसी से संपर्क करना चाहे, तो पेरेंट्स दोनों के लिए मैं जानना चाहूँगी। देखिए, हम लोग जब बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हम उनको यही बताते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम बताते हैं कि आपके ना सेफ्टी सर्कल होता है। सेफ्टी सर्कल में आपके जितने हाथ में ये फिंगर्स है उतने 5 ऐसे ट्रस्टेड अडल्ट होने चाहिए जिनके पास जाके आप पैक्ट करें कि अगर मेरे को कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समस्या है, तो आप मेरे लिए खड़े रहिए और मेरी बात सुनिए। तो बच्चों को हम बनवाते हैं इस तरह से सेफ्टी सर्कल, जिसमें वो उनके पेरेंट्स हो गए, मम्मी हो गई, पापा हो गई, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, कोई बड़े भाई बहन है वो हो गए, स्कूल में जो उनके फेवरेट टीचर है वो हो गई। ठीक है, तो ये उनका जो सेफ्टी सर्कल, सेफ्टी नेट है, वहां पे बच्चे पहले आके बताएंगे। और अडल्ट्स, जैसे आप बता रहे हैं, हम जैसे आज के इस हमारे शो के माध्यम से भी पेरेंट्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अडल्ट्स को जो पता चल जाता है
कि बच्चे ने डिस्क्लोज करा है तो वह असहज ना होते हुए प्रॉपर लीगल एक्शन ले सकते हैं और बच्चे की काउंसलिंग ज़रूर कराएं। और जो बेस्ट चीज़ है जो कि मतलब हमारे शहर में भी है और हर जगह इस कानून के माध्यम से है, वो है हमारी बाल कल्याण समितियाँ। और जो हमारा जो ये 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये बहुत ही सुचारू है, 24 घंटे चलते हैं 1098, और आप उनकी मदद ले सकते हैं। लेकिन मैं सुनने वाले और देखने वाले श्रोताओं को यही बोलना चाहूँगी कि देखिए ये हेल्पलाइन है, ये खेलने का एक वो नहीं है, टॉय नहीं है, तो कोई प्रैंक कॉल्स नहीं करिए। जब आपको बहुत ज़रूरत हो तब आप इसे यूज़ करिए और इसका मिसयूज़ नहीं करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो आके अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो बोले, चुप ना रहे, उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप दोनों अपना कीमती समय निकाल कर आए और इस इतने संवेदनशील टॉपिक पे हमारे साथ बातचीत करी। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी, वो समझेंगे कि बाल शोषण कितना बढ़ता जा रहा है और अपने बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करना है, बच्चों की बात समझनी है। और बच्चे भी शायद इसको अगर देख रहे होंगे तो वो भी समझेंगे कि उन्हें भी नो कहना आना चाहिए। अगर उनके साथ कोई बड़ा या कोई ऐसा पर्सन कुछ गलत कर रहा है, अगर वो उसको समझ में आ रहा है तो वो भी नो करना सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच राखी।